दोस्तों, सौम्या पांडे इसी शहर में पली बढ़ी, यहीं पढ़ाई लिखाई किया आपने और 2016 बैच में की टॉपर रही, 4th रैंकर। आप लोगों को लगता है ना कि और मजेदार बात आपको बताएं, आप सबको लगता है ना तैयारी अभी नहीं हुई है और हम लोग बोलते हैं तैयारी कहीं पूरी होती नहीं है। तो सौम्या जी 2016 बैच में देना नहीं चाह रही थी, उस अटेम्प्ट को लेना नहीं चाहती थी कि तैयारी अभी हुई नहीं है, लेकिन बस पेरेंट्स के हम सबके कहने पर ले लिया अटेम्प्ट आपने। तो ऐसा नहीं तैयारी नहीं करती थी, तैयारी करती थी। ग्रेजुएट है यहीं से, इसी शहर से, MNIT से, और यहीं से हाई स्कूल पास किया आपने, यहीं से इंटरमीडिएट पास किया। तैयारी साथ में करती थी। अटेम्प्ट ले लिया 2016 में, PT निकल गया, मेंस निकल गया और इंटरव्यू दिया आपने। रिजल्ट देखना नीचे से शुरू की थी कि शायद कहीं लटक गए हों, लेकिन एक बार रिजल्ट बंद भी कर दिया कि ठीक है नहीं हुआ है। माँ से बोली कि मम्मी अगली बार देंगे, बहुत कायदे से देंगे। फिर मन हुआ कि देख लें ऊपर से टॉप अप किसने किया है, तो ऊपर से चौथे नाम पर सौम्या पांडे दिख गया। बाकी मेरे ख्याल से आप लोग सौम्या जी को ही सुनना चाहेंगे और सुनने की घड़ी भी है, सुनिए ठीक से। सभी को नमस्कार। मैं पहले माफ़ी चाहूँगी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए बहुत पूरी अपनी ऊर्जा से मैं शायद अपनी बातें आज ना रख पाऊँ। पर आज का जो सेशन संस्कृति IAS में रखा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी KP द्विवेदी जी को। इस समय मैं अपर श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत हूँ और आज आप ही के जनपद में अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए कुराऊं में बन रहा है। तो सुबह से मैं कुराऊं में थी, उसका आज शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ था, तो उसी के लिए आज मैं एज नोडल अधिकारी आई थी कानपुर से। एक अच्छा मौका था और KP द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं मैम उत्सुक हैं बच्चे आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, सुनने के लिए। तो मुझे भी लगा एक अच्छा मौका रहेगा आपस में बातें करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। और UPSC, UPPCS या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, मैं अपने अनुभव से अगर कुछ बातें आपसे साझा कर पाऊँ या आपके कोई प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। बहुत ज़्यादा लेक्चर मोड में मैं नहीं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सभागार में बैठे हुए सभी जितने भी हमारे छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है अमूमन कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी पता है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। पर कई बार छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं या स्ट्रैटेजी में कहीं हम लोग गलत होते हैं जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाती है। तो मैं आज ये आप लोगों से अपेक्षा करूंगी कि आप लोग अपने प्रश्न बिना झिझक के ज़रूर मुझसे पूछें और उसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसा बताया, मैं 2017 बैच की IAS अधिकारी हूँ। मैं प्रयागराज से ही हूँ और यहीं की माटी में मैंने जन्म लिया। मेरी सब शिक्षा दीक्षा प्रयागराज से ही हुई है। यहीं से मेरा विद्यार्थी जीवन बीता है। यहीं से मैंने BTech किया है ग्रेजुएशन में मोतीलाल से, और उसके बाद मैंने 1 वर्ष तैयारी की थी UPSC परीक्षा की, और फिर 2017 में मुझे प्रथम प्रयास में चौथा स्थान हासिल हुआ था अखिल भारतीय स्तर पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने पूरे 1-1.5 साल की तपस्या से, तैयारी से मैं एक बात बोल सकती हूँ कि UPSC हो या UPPCS हो, ये एग्जाम 100 मीटर की दौड़ नहीं होते हैं, ये मैराथन होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको सफलता मिल जाएगी। इसके लिए एक लंबी तैयारी, सही रणनीति, 1-1.5 साल का धैर्य, डेडिकेशन, फोकस, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी बना के लगातार जब हम तैयारी करते हैं तब जाके हम एक सफल अभ्यर्थी बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज, आप सब लोग जितने लोग हैं आप सब केपेबल हैं UPSC में अच्छे रैंक हासिल करने के लिए और अच्छे स्थान पे आने के लिए, लेकिन चूक हो जाती है क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, हम सतत प्रयास नहीं करते हैं। हम 1-2 दिन बहुत प्रयास किया, फिर थोड़ा ढीले पड़ गए, फिर बहुत पढ़ाई की, फिर ढीले पड़े। तो इस सतत प्रयास जो एक लंबे समय तक करने की जरूरत होती है, वो जुझारूपन कह लीजिए या वो सबके अंदर वो थोड़ा हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं मेंटली। तो
पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन से अखबार पढ़नी है, कौन से मैगजीन पढ़नी है, यूपी स्पेशल के लिए क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें अलग रखते हुए जो एक मोटिवेशनल फैक्टर है वो सबसे ज़रूरी है। और इस एग्ज़ाम को आप 2 बार क्वालिफाई करेंगे। एक बार आप मेंटली क्वालिफाई करोगे जिस दिन आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे यूपीएससी में टॉप रैंक्स में आना है या यूपीएससी में अपना नाम देखना है लिस्ट में, और एक दिन जब वास्तव में रिजल्ट आएगा तो सबसे पहला जो जीत होगी वो आपके दिमाग में होगी, आपके मन में होगी। और उसके लिए लक्ष्य बनाने से पहले लक्ष्य क्यों बना रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि आप यूपीएससी क्यों करना चाह रहे हैं। सिर्फ दोस्त तैयारी कर रहे हैं इसलिए, सिर्फ माता पिता जी ने या किसी ने रिश्तेदार ने कह दिया इसलिए, या वाकई में आपके अंदर से इच्छा है एक प्रशासक बनने की या एक पुलिस अधिकारी बनने की या रेवेन्यू सर्विसेज या जो भी जिसमें भी आपकी रुचि हो उस सर्विस में जाने की। तो जैसे मैं बोल रही हूँ उसी के साथ साथ आप मन में ये जरूर सोचिएगा कि आप आखिरकार प्रशासक या प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। और वो सबके लिए उत्तर अलग अलग हो सकता है, सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, सबका अपना एक सोचने का तरीका होता है। तो आपका वो यूनिक सोच या यूनिक कारण क्या है कि आप यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हैं, और वही कारण होगा जो आपको इस मैराथन में स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाएगा। तो कारण बहुत स्पष्ट, सही और सार्थक होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में सही दिशा में आगे अपनी जर्नी बढ़ा पाएंगे। तो मैं बीच में पूछना भी चाहूंगी, तो आप लोग सोचते रहिए कि जब आपसे मैं पूछूं कि आप आखिरकार कल को प्रशासक बनेंगे, प्रशासनिक सेवा में आएंगे, तो आपका क्या उद्देश्य होगा इस प्रशासनिक सेवा में आने का। एक तो हो गया उद्देश्य, दूसरा हो गया कि सतत रूप से मेहनत करना। तीसरा एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि बीटेक या मेडिकल के ही बच्चे निकाल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का ही रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आसपास हमारी चलती रहती हैं वो भी हम लोगों को बहुत प्रतिकूल रूप से और नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। हम अच्छा खासा तैयारी कर रहे हैं, हम अपना फुल 100% दे के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम एनालाइज करने लगते हैं रिजल्ट, अरे टॉप 100 टॉप 50 में तो 50% बीटेक के बच्चे हैं, इसमें तो इंग्लिश मीडियम के इतने बच्चे, हिंदी मीडियम का टॉपर तो ये रैंक आया है। तो ऐसी सब चीजें जो हमारे आपके किसी के कंट्रोल में नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा कर रहा है, कौन सा मीडियम अच्छा कर रहा है, कौन से ग्रेजुएशन के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इन सब चीजों से अपने आप को प्रतिकूल रूप से प्रभावित मत होने दीजिए, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपके अंदर का टैलेंट यूनिक है। आपका नाम टॉपर में हो सकता है, हिंदी मीडियम का टॉपर क्यों नहीं हो सकता है, जब सिलेबस वही है, किताबें वही हैं, अच्छे टीचर्स हमें भी मिल रहे हैं, हम भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम भी सही अखबार पढ़ रहे हैं, सही मैगजीन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आखिरकार मीडियम तो सिर्फ एक मीडियम है। इसीलिए यूपीएससी, अगर यूपीएससी को लगता कि कोई पर्टिकुलर मीडियम का बच्चा नहीं अच्छा कर सकता तो वो हिंदी मीडियम हटा देते ना सिलेबस, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे को ही अलाउ करते एग्जाम देने के लिए। तो जब हर मीडियम के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पहले अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की कोई बहुत महंगी कोचिंग में आप जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, या आप ये ऑप्शनल लेंगे तभी सिलेक्शन होगा, या आपने बीटेक किया है ग्रेजुएशन में तभी सिलेक्शन होगा। ये सब जो भ्रांतियाँ हैं हमारे आसपास, इसे आपको हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से। और चौथी और आखिरी चीज़ कि अपने आसपास जो आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कई बार जाने अनजाने में अपने आसपास ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं जो हमें लगातार नीचे खींचते रहते हैं या हमारा मनोबल गिराते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति आपको बिल्कुल बहरा होना पड़ेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप क्यों नहीं आईएएस बन सकते हैं या क्यों नहीं आईपीएस बन सकते हैं। ऐसे लोगों से, चाहे वो घर के सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, उनसे आप दूरी बनाइए और अपने आसपास पॉजिटिव, अच्छे विचारधारा के, सकारात्मक विचारधारा के और जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं, उन, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या घर के लोग हो, उनसे अपने आप को घेरिए ताकि आपके अंदर लगातार नकारात्मकता ना आती जाए और आप एक सही एटीट्यूड, सही अप्रोच के साथ पढ़ाई कर सकें। ये मुझे कुछ जनरल बातें बतानी थी, क्योंकि होता क्या है यूपीएससी की जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो एकदम जैसे कि सुनामी आ जाती है किताबों की, टीचर्स की, कोचिंग्स की, मॉक पेपर्स की, और उसमें हम ये मूल बातें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका सिलेक्शन कराने में। तो मुझे आशा रहेगी कि ये कुछ चीज़ें आप दिमाग में ज़रूर रखेंगे।
अब आते हैं मेन अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देती हूँ, और उसके बाद बहुत शॉर्ट में मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी। फिर आप लोग, फोरम ओपन रहेगा, आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं हम उसका कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दे पाएं। देखिए, 2-3 मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी बुक सोर्सेस, क्योंकि यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबका ऑप्शनल अलग अलग होगा, तो हम लोग बुक सोर्सेस पे अभी बात नहीं करेंगे। मैं जनरल स्ट्रैटेजी पे एक बात करती हूँ कि मैंने एक जनरल स्ट्रैटेजी अपने 1-1.5 साल की तैयारी में क्या सीखी, मेरे लिए क्या काम किया। हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे या हो सकता है ना करे, बट इस पूरी जो मैं रणनीति बताऊंगी इसमें जो अच्छी बातें आपको लगें कि आपके दिनचर्या में वो फिट हो सकती हैं, उनको आप जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। यूपीएससी पे ही मैं फोकस रखूंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई यूपीएससी के लिए बोले तो वो मैं 3 या 4 चीजें मैं बोल सकती हूँ यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है यूपीएससी का सिलेबस। तो आप सबसे पहले गूगल से सिलेबस डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, और जहां पे भी आप जिस टेबल चेयर पे पढ़ते हैं, जिस कमरे में पढ़ते हैं, उसको अपने टेबल पे रखिए। और रोज सुबह उठ के, जैसे हम लोग अपना एक दिनचर्या होता है सुबह का, रोज सुबह उस सिलेबस को पढ़ना शुरू करिए। आप ये देखेंगे कि हर दिन आपको सिलेबस में उन्हीं शब्दों में एक नया शब्द मिल रहा है। इंग्लिश में एक लाइन होती है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो आप बार बार वो सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको मतलब एक एक शब्द उसका आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा। जब सिलेबस आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, फिर आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या डीडी बसु पढ़ रहे हो, या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, या योजना कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हो, या कुछ भी और पढ़ रहे हो, तो आपको आपका दिमाग स्कैन करेगा, अच्छा मुझे ये याद रखना है, ये छोड़ना है। हर किताब में हर एक शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक पेज, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। असली कला वही है कि कोई भी आप किताब या कुछ भी मटेरियल आप पढ़ें तो आपका दिमाग तुरंत कंडीशन हो जाए कि इसे मुझे क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है। अब वो अपने आप तो आएगा नहीं कि क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है, वो तब आएगा जब आप लगातार यूपीएससी का सिलेबस, क्योंकि आपको एग्जामिनर की तरह सोचना है कि अगर एक कोई अंश दिया हुआ है, एक कोई एडिटोरियल है, तो उसमें एग्जामिनर क्या पूछ सकता है इससे, और एग्जामिनर की तरह आप तब सोच पाएंगे जब आप सिलेबस देखें। तो यूपीएससी का सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए और एकदम कंठस्थ करना चाहिए। दूसरा, यूपीएससी के जो पिछले 10-20 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, पैटर्न काफी चेंज होता रहता है। हर साल यूपीएससी भी पैटर्न बदलता है। कई बार वो लोग स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछते हैं, कई बार डायनेमिक पोर्शन ज्यादा पूछते हैं। पर फिर भी एक, अगर आप एकदम से तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहले यूपीएससी दे चुके हैं, एक बार अगर आप हाथ उठा सकें। अच्छा, कितने लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, और बाकी ग्रेजुएशन 3rd ईयर 2nd ईयर में हो आप लोग? ग्रेजुएशन 1st ईयर, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो आप लोग, पीजी हो गया। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी, ठीक है। मतलब पहले अटेम्प्ट बहुत कम लोगों ने दिया है, सब लोग मतलब एज फ्रेशर ही बैठेंगे, अधिकतर लोग पहली बार ही फेस करेंगे। तो पिछले 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने से भी आपको एक समझ आता है, एक आइडिया और एक पैटर्न कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब प्रीलिम्स तो एमसीक्यू टाइप होता है, उसमें तो आपको कट ऑफ के ऊपर लाना है, उसका कोई मार्क्स जुड़ता नहीं है आपके मेरिट में। तो प्रीलिम्स के लिए तो ज़्यादा मतलब उतना नहीं फोकस करना पड़ेगा, पर मेन जो आपका रैंक बनाएगा, आपको जो सर्विस दिलाएगा, अच्छी रैंक दिलाएगा, वो आपका मेंस होता है। मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू। और मेंस में आपकी राइटिंग स्किल टेस्ट होती है, कितना अच्छा आप लिख पाते हैं, कितना अच्छा आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितने कन्विंसिंगली आप अपनी बात एग्जामिनर को पहुंचा पाते हैं। तो मेंस के लिए आप जब पिछले 15-20 साल के क्वेश्चंस पढ़ोगे, और आप चाहिए तो मॉडल आंसर्स भी पढ़ लीजिए। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो फ्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और मॉडल आंसर्स दिखाती हैं। जैसे मैं अपने टाइम पे इनसाइट्स ऑन इंडिया, isbaba.com ऐसी फ्री वेबसाइट्स देखती थी जिसमें वो लोग क्वेश्चंस और मॉडल आंसर दिखाते हैं। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स आ सकते हैं। तो पहला मैंने बताया सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तीसरा दैनिक अखबार, डेली न्यूज़पेपर। अब ये आता है न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। इंग्लिश मीडियम में हम लोग, जब मैं तैयारी कर रही थी तो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस चलता था। हिंदी मीडियम में भी अच्छे न्यूज़पेपर्स चलते होंगे, दैनिक भास्कर है या जो भी आप लोग बताते होंगे, हिंदुस्तान है। तो आप लोग ये देखिए कि कौन से न्यूज़पेपर में
कंटेंट अच्छा आ रहा है, मतलब इधर उधर की न्यूज़ छोड़ के उसमें कंटेंट हो, उसमें फैक्ट्स हो, उसमें एनालिसिस हो। अब न्यूज़पेपर भी 3-4 तरीके के होते हैं। एक न्यूज़पेपर आपको लेफ्टिस्ट व्यू देगा, मतलब कि थोड़ा सा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक न्यूज़पेपर आपको राइटिस्ट व्यू देगा, ठीक है, थोड़ा प्रो गवर्नमेंट। और एक न्यूज़पेपर आपको न्यूट्रल या सेंट्रिस्ट व्यू देगा। तो आप पढ़िए सब कुछ, पर जब आप आंसर लिखिए तो जब भी आप अपना उत्तर लिखें तो उसको कोशिश करिए कि उसको बैलेंस करके आप लिख पाए, मतलब ना वो राइटिस्ट हो ना लेफ्टिस्ट हो, वो बैलेंस्ड हो। क्योंकि कल को जब आप एक प्रशासनिक सेवक बनेंगे तो आपको काम किसके लिए करना है? जनता के लिए करना है, वेलफेयर ऑफ द मासेस सोचना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित आपके हाथों से हो सके। तो आपको अपना जो आंसर है उसमें हमेशा एक प्रशासक की तरह सोचना है कि मेरा जो कदम होगा, मैं जो उत्तर लिख रहा हूँ या मैं जो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो कितने लोगों को फायदा किस रूप में पहुंचा सकता है। तो आंसर राइटिंग के समय ये बैकग्राउंड में आप हमेशा दिमाग में रखिए। न्यूज़पेपर के साथ चौथी चीज है एनसीईआरटी की किताबें। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि क्लास 6वीं 7वीं 8वीं की किताबें वो तो बच्चों की किताबें होती हैं, उससे पढ़ के क्या करेंगे। पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि एनसीईआरटी से की किताबों से, हो सकता है आप लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हो या आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो, बट एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उसमें बहुत सरल स्पष्ट भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी जाती हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों को बहुत हल्के में आप मत लीजिए। हो सकता है आपको पढ़ने में आसान लगे, पर फिर भी आप उसको पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार आप उनको पढ़िए। मैंने भी पढ़ा था और उससे कई सवाल प्रीलिम्स में फंसे भी थे मेरे टाइम पे 2016 में। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने के साथ साथ जो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं उनको भी लिखने का प्रयास कीजिए। कई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, कुछ 20 शब्दों में आंसर लिखना होता है, कुछ 100 150 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है, कुछ निबंध टाइप आंसर 1500 1200 शब्दों में लिखना होता है। तो आप पीछे के जो प्रश्न दिए रहते हैं हर चैप्टर के पीछे, उसको भी आप लोग लिखना शुरू करिए, क्योंकि लिखने का उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट उससे लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनती है। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो एक ओवरऑल, मतलब आपको इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती हैं। वो एक होता है भारत का संविधान, वो आप मूल कॉपी, मतलब ओरिजिनल जो बेयर एक्ट है, मतलब संविधान का, वो आप अपने पास, बाकी आप उसके साथ लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या जो भी आप किताब पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, बट मूल संविधान अपने टेबल पे जरूर रखिए। आपका कोई भी आंसर हो, और जरूरी नहीं कि वो पॉलिटी गवर्नेंस का आंसर हो, वो कोई भी आंसर हो सकता है, एथिक्स इंटीग्रिटी का भी पेपर 4 में आंसर हो सकता है। उसमें आपका भारत का संविधान और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसका झलक जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ ऑफ द लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बातें आपके आंसर्स में, आपके इंटरव्यू के आंसर्स में, आपके रिटर्न के आंसर्स में जरूर आनी चाहिए। उससे एक बहुत अच्छा इमेज जाता है आपके एग्जामिनर के ऊपर जो कॉपी आपकी जांच रहा है। और एंड में हम लोग आंसर राइटिंग पे और डिटेल में जब बात करेंगे, आपके प्रश्न अगर आते हैं तो हर आंसर, कोई भी स्कीम आती है, मान लीजिए अभी आ गया G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, इस पे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, पेपर 2 में आ जाता है, G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया है तो आपको क्या, इसका क्या जियो डायमेंशनल पॉलिटिक्स है, कुछ भी क्वेश्चन आता है इस पे, तो लगभग सब लोग यहाँ बैठे हुए एक जैसा ही आंसर लिखेंगे कि इंडिया के लिए ये मौका था, पहली बार हुआ है और इंडिया ने अपना जियो पॉलिटिक्स पे अच्छा स्टेज बनाया, बहुत सारी बातें आप लोग लिखोगे। बट आपका आंसर पूरे जो भीड़ के आंसर से अलग क्या करेगा? डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स। तो अपने आंसर को यूनिक बनाने के लिए आप G20 प्रेसिडेंसी दिखा रहे हैं तो आप उसमें एक मैप बना के वर्ल्ड का G20 कंट्रीज को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, और इंडिया का कैसे जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो आप थोड़ा सा शेड करके दिखा सकते हैं। कम शब्द लिखिए, डायग्राम ज्यादा बनाइए, कोई फ्लो चार्ट बना दीजिए, या आपको लग रहा है कोई एरो डायग्राम से या लाइन डायग्राम से आप अपनी बात समझा सकते हैं। तो कहते हैं ना, अ पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो 1000 शब्द लिखो या एक अच्छा डायग्राम बना दो, वो एक ही बात है। तो कम शब्द लिख के डायग्राम्स के माध्यम से अगर आप अपनी बात समझाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छा और इम्पैक्टफुल रहता है। तो मोटी मोटी मुझे ये कुछ बातें जो मेरे दिमाग में प्रथम दृष्टि आई थी वो मुझे आप लोगों के साथ साझा करना था। इसके अलावा अब आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके आंसर दे पाऊं। थैंक यू। चलिए, सवाल आपकी तरफ से। हाँ, बोलिए। तेज बोलिए, थोड़ा तेज। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और मैं यहाँ GS 4 में अभी पढ़ रहा हूँ।
मेरी क्वालिफिकेशन मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, इसी साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मेरा मैम ये क्वेश्चन है आपसे कि इस सी सेट को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, और एग्ज़ाम के टाइम जब आप सी सेट का पेपर दे रही थी तो उस समय आपने किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया? थैंक यू मैम। सीसैट का जो पेपर है वो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था कि जैसे जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी रीजनिंग स्किल चेक करने के लिए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूपीएससी उसमें कोई आपसे 100% मार्क्स नहीं अपेक्षा कर रहा है। वो सिर्फ कह रहा है कि 33% आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ, उससे आपकी रैंक में और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 33% लाओ, चाहे उसमें आप 93% लाओ, आप बस क्वालिफाई करके अगले स्टेज तक पहुंच जाओगे। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, यहाँ पे कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं? एक। ओके, तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं या जो 11th-12th में पीसीएम बैकग्राउंड के होते हैं, उन लोग के लिए मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है क्योंकि 11th-12th में हम मैथ्स पढ़ते हैं। पर जो अगर हम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी हैं तो सीसैट के पेपर में सबके लिए ऑप्शन होता है। मतलब उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें रीजनिंग के सवाल होंगे, उसमें आप वन डे एग्जाम्स अगर आप देते होगे या देखते होगे तो उसमें जिस टाइप के सवाल आते हैं उस टाइप के सवाल होंगे। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने सीसैट के लिए उस समय जो किताबें आती थी मार्केट में, हमारे टाइम पे कोई याद आ रहा, सीसैट की एक किताब थी, उसको मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। पिछले 5-7 हम लोग के टाइम के 3-4 साल पहले ही सीसैट शुरू हुआ था, तो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे, और मैंने अपने प्रीलिम्स के लगभग 2 महीने पहले सीसैट की पढ़ाई करना शुरू की थी। तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि प्रीलिम्स के थोड़े महीने पहले मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, और अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप अंग्रेजी, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपका इंग्लिश वीक है तो आप मैथ्स के, मतलब अपना 1-2 एरिया स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उसके सवाल आप अटेम्प्ट कर पाएं। जरूरी नहीं है कि आपका अगर मैथ्स वीक है तो आप पूरा टाइम मैथ्स में लगा दो और फिर क्योंकि उससे कोई बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं आएगा। एक शब्द होता है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट देखो, बेनिफिट देखो और एनालिसिस करो। तो कॉस्ट उतना ही लगाइए जितना आपको बेनिफिट उससे मिले। तो आपको अपने ताकतों पे खेलना होगा। वो आपको ही पता होगा कि आपके लिए क्या स्ट्रांग है और क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। उतना आप टाइम दीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, और एक कोई अच्छी किताब जो भी चल रही है मार्केट में, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो कोचिंग के पेपर्स उतना कर लीजिए। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सीसैट में आपको और टाइम देने की जरूरत है। एग्जाम वाले दिन आप पहले वही प्रश्न अटेम्प्ट करिए। सीसैट में नेगेटिव मार्किंग होती है शायद ना, वही प्रश्न अटेम्प्ट करिए जो आपको लग रहा है आप 100% श्योर हैं। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो अननेसेसरली तुक्का भी मत लगाइए। जो इंटेलिजेंट गेस आप कर सकते हैं, पर सीसैट में इंटेलिजेंट गेस जैसी कोई चीज होती नहीं है। प्रीलिम्स में आप जीएस में फिर भी गेस कर लोगे, पर सीसैट में आप गेस नहीं कर पाओगे। तो जो सवाल एकदम श्योर शॉट है उन्हीं को आप करिए। कोशिश करिए कि वो 33% का जो बेंचमार्क है उसके बस ऊपर आप आ जाओ। मैम, मेरा नाम प्रज्ञा यादव है। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2023 में। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मुझे 2025 में एग्ज़ाम देना है, तो कैसे मैम करंट को मैं कैसे पढूं, कितने मंथ की करंट को स्टार्ट करूं पढ़ना और कैसे फोकस करूं उसको? करंट अफेयर्स लगभग 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। अगर आपको 2025 में देना है प्रज्ञा, तो आपको अभी सही समय है शुरू करने का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स एक दिन में नहीं होगा, वो आपको अखबार पढ़ना शुरू करिए। एक कोई अच्छी मैगजीन, अगर आपको कोचिंग से अच्छी मैगजीन मिल रही है वो, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी फ्री मैगजीन्स आती हैं, उनको डाउनलोड करके। संस्कृति आईएएस की मैगजीन है, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पर आपका दिमाग सब कुछ तो याद नहीं रख पाएगा। तो जब भी आप मैगजीन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपने जब रोज अखबार पढ़ा हुआ है तो मैगजीन से वो रिकॉल हो जाता है। तो योजना कुरुक्षेत्र, इसका आप समरी पढ़ लीजिए, योजना कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आती है, और कोई भी एक अच्छी करंट अफेयर्स की मैगजीन आप पढ़ लीजिए। जैसे आप जिस कोचिंग में जा रहे हो वहां की अगर आपको ठीक लग रही तो वहां की पढ़ लीजिए, और रोज न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं एक काम और करती थी करंट अफेयर्स के लिए, जैसे सुबह न्यूज़पेपर में 2 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ी, तो मैं रात में सोने के पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी। तो ऑनलाइन वेबसाइट्स में बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया में फॉलो करती थी तो उस पर एमसीक्यू आ जाते थे उस दिन के करंट अफेयर्स के। तो रात में सोने के पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लेती थी डेली 1-1.5 साल तक। तो उससे दिमाग आपका कंडीशनड हो जाता है कि एमसीक्यू कैसे करना है। बेसिकली करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है कि आपको फैक्ट्स याद रहें। मेंस लाइक करंट अफेयर आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप 1-2 बार भी कॉन्सेप्ट समझ लेंगी तो आपके दिमाग में मेंस का आंसर लिखने लायक करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। पर प्रीलिम्स में तो फैक्ट भी पूछा जाता है, उसको याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डेली अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका दिमाग कंडीशन हो जाता है। नमस्कार मैम,
मेरा नाम हरिचरण पाल है। मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जीएस का इतना बड़ा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो हम पढ़ते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं, तो हम कैसे समझ कर पढ़ें, रटने से कैसे बचें? जीएस का सिलेबस बड़ा है और इसीलिए मैंने कहा कि क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है और क्या भूलना है, ये आप धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी में सविंदर सिंह की किताब उठाई, तो आपको पूरी सविंदर सिंह नहीं याद रखनी है, आपको उसमें वही याद रखना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या नहीं पूछी जा सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितनी कम किताबें आप रखेंगे उतना ही जीवन आपका सुखी रहेगा। मतलब कि अगर आप अपना पूरा कमरा में ये भी पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ना है, क्रॉनिकल भी पढ़ना है, इसकी भी पढ़नी है, उस कोचिंग के भी, उस टीचर के भी नोट्स, इसके भी नोट्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रीड लेस नंबर ऑफ सोर्सेज मोर नंबर ऑफ टाइम्स rather than रीडिंग मोर सोर्सेज लेस नंबर ऑफ टाइम्स। कम चीजों को ज्यादा बार पढ़िए rather than बहुत सारी चीजें एक एक बार पढ़िए। मॉक पेपर सॉल्व करने से अच्छा रिवीजन होता है, जिससे आपको चीज़ें याद रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर सॉल्व करिए, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करें वहाँ से, या ऑनलाइन फ्री में भी मॉक पेपर्स बहुत सारे होते हैं। और जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। मेरा नाम राघवेंद्र पटेल है और मैं यही मेन के पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ। मैम ये है कि जैसे कि प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिए और प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो गया, तो उतने से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो उसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें? एक बार फिर से रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। मैम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जितने भी प्रीलिम्स के, और जो प्रैक्टिस सेट संस्कृत से मिल रहा वो भी हो गया, इसके अलावा अगर क्वेश्चन करें तो कहाँ से करें? और जो ये मैगजीन वगैरह है तो अभी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं है। जो कोचिंग में हो कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, तो जो मैगजीन मिलती है तो उसको फॉलो करें या ना करें, और जो योजना ये मिलता है तो उसका यूज कैसे करें? बहुत सारे सवाल आप एक साथ पूछ रहे हैं, तो कई तरह के सवाल आपने पूछे। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, यहाँ का क्वेश्चन सेट कर लिया, तो अब कहाँ से सवाल करें? इसका ये मुझे समझ आ रहा है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए हैं, उसको आप रिपीट करिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिपीट करिए। एक बार देखिए, एक बार करने से तो कोई चीज़ नहीं याद होती, चीज़ें रिपीट करते रहिए जो आपने क्वेश्चंस किए हैं। दूसरा, आपको जहां भी ऑनलाइन, अच्छा करंट अफेयर्स तो हर दिन नया आता है, पेपर में तो हर दिन न्यूज़ कोई नई होगी, तो उसके क्वेश्चंस भी हर दिन नए होंगे। तो आप जब डेली, जो मैं आपको बता रही थी, प्रज्ञा ने जो सवाल पूछा था कि डेली का जो एमसीक्यूज करने हैं या डेली की जो आंसर राइटिंग करनी है, वो तो कभी आप एक बार ऐसे नहीं सुकून से बैठ सकते ना कि इतना कर लिया तो मेरा हो गया। तो हर दिन आपको करना पड़ेगा। हर दिन जो सुबह अखबार में आप पढ़ रहे हैं उसके सवाल रात में हर दिन करिए। उसके लिए ऑनलाइन या फिर कोचिंग से या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे सवाल हर दिन के। तो डेली 2 से 3 आंसर्स लिखिए, 200-250 शब्दों के। और योजना कुरुक्षेत्र महीने में एक बार आती है, उसकी आपको समरी भी मिल जाती है ऑनलाइन। और अगर योजना कुरुक्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक ही 2 आर्टिकल के कई आर्टिकल्स होते हैं, मतलब एक ही 2 टॉपिक के कई आर्टिकल्स होते हैं। तो आपको हर आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी समरी अगर उसका पढ़ लेंगे तो आपकी योजना कुरुक्षेत्र तैयार हो जाएगी। जो आपने तीसरा चीज पूछी करंट अफेयर्स मैगजीन के बारे में, तो करंट अफेयर्स या ये जो कोचिंग की मैगजीन आप पढ़ रहे हैं उसको तो आपको हर महीने पढ़ना है, और जब आप मॉक पेपर देंगे तो उसको रिवाइज करना है। तो आपको रिवाइज करते रहना और हर दिन नए सवाल करते रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं हो करने को, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस एकदम अथाह है। एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस, तो सिलेबस तो कभी खत्म नहीं होगा। मैं जब यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रही थी तो मुझे लग रहा था मेरी 20% तैयारी भी नहीं है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस 100% का भी कवर ही नहीं कर सकते। आप हर चीज में तो पीएचडी नहीं कर पाएंगे, तो आप सतही ज्ञान हर चीज का ले सकते हो, सरफेस नॉलेज, डीप आप हर चीज में नहीं जा पाएंगे। तो हर दिन आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। हेलो मैम, मैं सृष्टि द्विवेदी हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है और सेकेंड ईयर है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब मैं अपना ग्रेजुएशन और प्रिपरेशन को कैसे साथ लेके चलूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस और यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो मैच नहीं हो पाता है, और भी बाकी चीजें हैं, तो उसको कैसे मतलब मैनेज करूँ मैं, ये क्वेश्चन है थोड़ा। हम सब तैयारी ग्रेजुएशन के साथ ही करते हैं जी। और ग्रेजुएशन के साथ या जॉब के साथ तैयारी करने की एक ही कला होती है, टाइम मैनेजमेंट।
24 घंटे में से हम 24 घंटे तो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को या जॉब को नहीं देते हैं। तो ग्रेजुएशन के और यूजुअली मतलब मैंने तो ऐसा ही देखा है कि ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम के एक रात पहले ही पढ़ाई होती है। उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियसली पढ़ाई करता होगा। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को क्लासेस अटेंड करिए, एग्ज़ाम्स के टाइम वहाँ ज़्यादा टाइम दे दीजिए, बट बाकी दिनों पे आप अपना यूपीएससी का जो भी आपका 6, 7, 8 घंटे का शेड्यूल है, 1-2 घंटे न्यूज़पेपर का, 3-4 घंटे स्टैटिक पोर्शन का, 1-2 घंटे ऑप्शनल का, जो भी आपने अपना टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से आप यूपीएससी को या यूपीपीसीएस को टाइम दीजिए। और थिंक टाइम मैनेजमेंट से ही आपका ये चीज़ हो सकती है, वो आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। और टाइम जैसे बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उस टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपने यूपीएससी के लिए। तो ग्रेजुएशन के टाइम आपको लिटरली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि आप ना वहाँ भी कर लिया, घूम फिर भी लिया, मूवीज़ भी देख लिया, भी कर लिया और तैयारी भी कर ली, वो नहीं हो सकता। एक समय पे एक ही चीज़ हो सकती है। तो जब 1 साल 1.5 साल देना है यूपीएससी की तैयारी को, तो आपको 1-1.5 साल फिर अच्छे से तपस्या की तरह देना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन को उतना टाइम दीजिए जितना रिक्वायर्ड है, जितने में आपका अच्छे से पढ़ाई हो जाए, आप चीज़ें समझ जाएं। हेलो मैम, मेरा नाम अभिनव वर्मा है। मेरा जो है ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है। मैम, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते समय लोगों को ये भय बना रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप बताइए, आप बताइए। मैम मेरा तो हो गया, आप बताइए। क्या मैम ऐसी स्थिति आपके साथ भी हुई है? ये सबके साथ होती है और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी नहीं, आईआईटी, जेईई, नेट, जेआरएफ, कुछ भी एग्जाम आप देते हो, हर में ये संशय की स्थिति रहती है, ये होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं। और भगवत गीता में क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे अपना अधिकार है, फल पे अपना अधिकार नहीं है। तो अपने कर्म को हम कर सकते हैं, अपने कर्म में आप 100% दे दीजिए। बाकी हमारी किस्मत में और हमारी मेहनत में अगर अच्छा जहां पे भी होगा वो हमें जरूर मिलेगा। और मुझे ये भी लगता है कि यूपीएससी की जो पूरी तैयारी का जर्नी होती है 1-1.5 साल 2 साल, वो आपको एक बेहतर इंसान बना के ही निकालती है। हो सकता है यूपीएससी में ना हो या हो सकता है से बेहतर कुछ लिखा हो, लेकिन आप तैयारी के दौरान एक बेहतर व्यक्तित्व बन के ही आपका उभरता है। तो आप अवेयर होते हो। मतलब मुझे नहीं लगता अगर हम सब लोग यूपीएससी की तैयारी ना कर रहे होते तो हम शायद अखबार इतना सीरियसली पढ़ते या अपने संविधान के बारे में जानते, या क्या गवर्नमेंट एक्ट्स ला रही है, लॉज ला रही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, शायद हम लोग इतना ध्यान से ना पढ़ते। लेकिन जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम एक बहुत नॉलेजेबल सिटीजन के रूप में भी उभर के आते हैं। तो कल को आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, चाहे वो टीचिंग का प्रोफेशन हो या कोई प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी हो, आप एक वेल अवेयर और बेटर एनलाइटेंड सिटीजन तो जरूर बनेंगे। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में अपना 100% देना चाहिए। बाकी क्या गलतियां हो रही हैं 1-2 अटेम्प्ट में, अगर नहीं हो रहा है तो उन गलतियों से सीख के अगले अटेम्प्ट में उसे रिपीट हम ना करें। हमारे हाथ में इतना ही है। हेलो मैम, मेरा नाम उत्तम पांडे है। मैं इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के लिए हमें क्या सोचना चाहिए। संस्कृत ऑप्शनल से हूँ मैं। इंटरव्यू का नाम यूपीएससी ने पर्सनालिटी टेस्ट दिया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है जिसमें आपको किताबी सवाल और किताबी उत्तर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी पूरी व्यक्तित्व को जज कर लेता है। मेरा इंटरव्यू 35-40 मिनट के आसपास चला था और उस पर्सनालिटी टेस्ट में बोर्ड मेंबर्स होते हैं, 4-5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, एक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। हर व्यक्ति आपसे अलग टाइप का सवाल पूछेगा, हर व्यक्ति आपके बॉडी लैंग्वेज को जज करेंगे, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी उस 30-45 मिनट में जज करने की कोशिश करेंगे। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि इंटरव्यू में जो आपकी ट्रू पर्सनालिटी, सही व्यक्तित्व है, उसी को आप दिखाएं। अगर हम कोशिश करेंगे बहुत बनावटी आंसर्स देने के या ब्लफ करने के, तो बहुत सीनियर लोग वहाँ बैठे होते हैं, उन्हें हम ब्लफ नहीं कर सकते हैं। हमें जो चीज़ें पता हैं वही बतानी चाहिए, जो नहीं पता है उसमें बहुत मतलब सम्मान से माफ़ी मांग के। जैसे मैं अपना बताऊं, पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में था और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में था। मुझे नहीं पता था जिस समय मैं इंटरव्यू दे रही थी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्यों होता है, किसके लिए होता है, क्या पढ़ाई होती है। तो मैंने बहुत और पहला ही क्वेश्चन था, और इंटरव्यू के पहले वैसे ही आप नर्वस होते हो। मतलब मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मैं काफ़ी नर्वस थी, हाथ पैर भी शेक करते हैं। मैंने बहुत आराम से बोला कि सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो दिस आंसर। तो फिर वो अगले क्वेश्चन पे चले गए।
तो ऐसा हो सकता है कि पहले 2-3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे हो सकता है आपको ना पता हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सही सही बता दो कि आपको नहीं पता है। अगर आप वहां बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ इधर उधर की बातें करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आप अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। दूसरा, इंटरव्यू में हमेशा कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करिए। जैसा मैंने बोला, भारतीय संविधान की झलक आपके उत्तर में होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ द मासेस की झलक होनी चाहिए, और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आंसर्स दीजिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा आप अगर नेगेटिव कॉनोटेशन में बात करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ करप्शन है, ये वो, तो फिर वो बहुत, आपको ही तो लाया गया है सिस्टम में करप्शन खत्म करने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए, तो आपको वहां प्रॉब्लम्स बताने के लिए नहीं, आपको वहां सोल्यूशंस देने के लिए बैठाया जा रहा है, एक IAS बना के, IPS बना के। तो अपने आंसर्स में हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें और ऑप्टिमिस्टिक बातें अपने आंसर्स में कोशिश करिए आप इंटरव्यू में दें। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अभिषेक यादव है। इस साल मेरा MSc का फर्स्ट सेमेस्टर है और मेरा सवाल ये है कि कितना इम्पोर्टेंस बुक्स को दे और नोट्स को, बस यही है। मैं अपना स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ। मैंने NCERT की किताबें पढ़ी थी और जो भी नोट्स वगैरह मैंने फॉलो किए थे उसकी चीज़ें ही मैं NCERT की किताब में लिख लेती थी। मतलब आपका एक मास्टर बुक या मास्टर नोट्स होना चाहिए। जैसे मैं किसी को बता रही थी कि आप 50 किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, आपको एक किताब या अगर एक नोट्स आप किसी टीचर के फॉलो कर रहे हैं उसको आप अपना मास्टर नोट्स बनाइए, और जहां जहां से भी आपको नई चीज मिल रही है, मान लीजिए आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो आपने अलग अलग थ्योरीज पढ़ ली, आपने किसी किताब से पढ़ ली या आपने अपने टीचर के नोट से पढ़ ली, कोचिंग के नोट से। हो सकता है कल को हिंदू में या ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन आपने पढ़ी, उसमें कोई नई चीज मिल गई उस थ्योरी के बारे में, तो जाके उसी किताब में कागज लगा, एक पेज चिपका के या अपने नोट्स में ही एक पेज चिपका के मैं लिख लेती थी कि मतलब इस थ्योरी से ये नई चीज आई है, ताकि जब मुझे एग्जाम के समय पलटना है और रिवाइज करना है तो मुझे एक ही किताब या एक ही बुक पलटनी पड़े। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने बुक्स या नोट्स में से एक को मास्टर बनाएं और उसी में चीजें आप ऐड करें, तो वो भले ही आपको बहुत मोटी सी किताब या नोट्स हो जाएंगे, बट आपको उसी को बार बार पढ़ना होगा और आपके लिए वो आसान होगा क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए उसको पढ़ने के। नमस्ते मैम, मेरा नाम राम शंकर चौधरी है मैम, और इससे पहले मैं एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ मैम। मेरा क्वेश्चन मैम स्ट्रेटजीज को लेकर नहीं है, सबसे अलग है। क्वेश्चन ये है मैम कि लगभग आपने 6 से 7 साल सर्विस में रही मैम, आपने जो इससे सीखा है मैम, और एक ब्यूरोक्रेट्स मैम, ये देश या ये जनता क्या चाहती है, थोड़ा सा आप अगर समय हो तो मैम तो एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। खैर ये क्वेश्चन थोड़ा आगे के लिए हो गया, लेकिन ठीक है, सबके बेनिफिट के लिए अगर आप लोग जानना चाहें कि सर्विस में आने के बाद कैसी लाइफ रहती है या क्या अपेक्षाएं रहती हैं शासन की, प्रशासन की और जनता की। जब आप इस सर्विस में आते हैं, मैं IAS की बात करूंगी क्योंकि मेरा IAS में हुआ है, तो बहुत एक वाइड प्लेटफॉर्म आपको मिलता है लगभग हर क्षेत्र को छूने का और हर क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने का। मैं 2017 में सिलेक्ट हुई थी, 2018 में मेरी पहली पोस्टिंग थी सिद्धार्थनगर जनपद में, उसके बाद मैं गाजियाबाद में SDM रही, फिर मैं कानपुर देहात में CDO रही, इस समय मैं अपर श्रम आयुक्त हूँ कानपुर में। तो लगभग हर विभाग हो, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, बेसिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, बच्चों का स्वास्थ्य हो, मातृत्व स्वास्थ्य हो, या आपका कौशल विकास हो, या स्वच्छता सफाई हो, मतलब कुछ भी आप आसपास अपने देख रहे हैं, बिजली विभाग हो, वृक्षारोपण, कोई भी आप विभाग उठा लें या कोई भी आप मुद्दा उठा लें, उसमें एक सकारात्मक बदलाव करने का चांस आपको मिलता है। मेरा पर्सनल अनुभव इस सर्विस में ये रहा है कि अगर आप सही मंशा से काम कर रहे हैं, और मैं दिमाग में हमेशा अगर आपने NCERT की किताब पढ़ी होगी तो उसमें एक गांधी जी का तालिस्मान लिखा रहता है, और गांधी जी के तालिस्मान में लिखा है कि अगर जीवन में आप कभी भी किसी दुविधा में हो या समझ ना आए कि क्या करें क्या ना करें, आपके ऊपर दबाव हो, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आंखें बंद करिए और उस व्यक्ति का चेहरा याद करिए जो सबसे आपने कभी गरीब, एकदम निर्दयी सा या गरीब सा कोई आपने सबसे शोषित वंचित व्यक्ति आपने देखा हो। आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आप जो कदम करने जा रहे हैं, क्या उस कदम से उस व्यक्ति का कुछ लाभ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि आपके उस कदम से उस व्यक्ति का लाभ हो पा रहा है, फिर जो आप कदम उठा रहे हैं वो सही है। तो मैंने अपनी 4 से 5 साल की सर्विस में यही सीखा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य, जैसे UPSC के पहले उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप UPSC क्यों करना चाह रहे हो, वैसे ही सर्विस में आने के बाद
आपका उद्देश्य क्लियर है कि अगर मैं श्रम विभाग में हूं तो मुझे श्रमिकों के हित के लिए श्रमेव जयते के नारे के साथ काम करना है। अगर मैं मुख्य विकास अधिकारी हूं तो जनपद के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव में जो फंड आता है प्रधान और सचिव के माध्यम से, उस फंड का सही यूटिलाइजेशन हो जाए, गांव में नाली खड़ंजा सही से बन जाए, लोगों को स्वच्छ पानी मिल जाए। तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार आपको उस कुर्सी पे क्यों बैठाया गया है और आप किसके लिए काम कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये उद्देश्य क्लियर है तो सर्विस आसान हो जाती है और आपके लिए भी जीवन आसान हो जाता है कि मुझे इस सर्विस को किस तरीके से करना है। तो मैं तो यही आप लोगों को बोलूंगी कि बचपन से हमारी एनसीईआरटी की किताबों में जो लिखा जाता है कि अंत्योदय और सर्वोदय की भावना से जब आप काम करते हैं तो सर्विस में हमेशा अच्छे से काम कर पाएंगे। हेलो मैम, मेरा नाम आशीष है और आपको माइक पास रखना पड़ेगा। मेरा नाम आशीष है मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी? हाँ, ये किसी और ने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूछा था। अच्छा, वो आपने मेरे पास एक और यहाँ आपने दिया था, शायद आगे। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल, हाँ पहले ऑप्शनल का, अच्छा ये टॉपिक छूट रहा था। आप ऑप्शनल का जब चुनाव करें अपना, तो ये भी बहुत एक टफ सवाल होता है कि कौन सा ऑप्शनल लें। ग्रेजुएशन अगर हिस्ट्री इकोनॉमी ऑनर्स कर रहे हैं तो क्या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लें, या जो सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वो लें, या क्या ऑप्शनल लें। तो ऑप्शनल के चुनाव के समय प्रैक्टिकल होके सोचिएगा। एक तो सबसे पहला होता है कि आप ऑप्शनल, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप उस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं तो ग्रेजुएशन का ऑप्शनल लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, मैंने अपना पहला विकल्प इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही चुना था ऑप्शनल के लिए। पर फिर मैंने जाके उसका सिलेबस देखा, उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे, और मैंने ये देखा कि बीटेक से कहीं ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे थे। एमटेक लेवल के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मुझे टफ लग रहे थे, मुझे मुश्किल लग रहे थे हल करने में। तो फिर मैंने वो ऑप्शनल हटाया और मैंने सोचा कि मैं कोई ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल लूंगी जो मैं पढ़ूं तो मुझे जीएस में भी मदद कर सके। तो जिस सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट में, वो हिस्ट्री, इकोनॉमी, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेने पे विचार कर सकते हैं। दूसरा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उसको पढ़ के आपको समझ आएगा कि आपका कितना इंक्लिनेशन है उस सब्जेक्ट की तरफ। तीसरा, एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि जीएस पेपर, मतलब पूरा जीएस ही आता है, 4 पेपर जीएस के होते हैं। तो जीएस पे अगर कोई आपको सब्जेक्ट मदद कर सकता है, जैसे ज्योग्राफी, लगभग 48% सिलेबस ज्योग्राफी का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह जिसमें होता है, उसमें मदद करता है आपको, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी लिया था। और चौथा, ये देखिए कि कितना अच्छा आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता था कि मैं साइंटिफिक थोड़ा है मेरा माइंडसेट, तो ज्योग्राफी थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसमें आप मैप्स बना सकते हैं, आप थ्योरीज बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो मुझे लगा मैं उसमें अच्छा कर पाऊंगी। हो सकता है कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है वो सोशियोलॉजी आपके लिए अच्छा हो क्योंकि आप अच्छे से लिख पा रहे हो, सोशल इश्यूज पे अपने विचार रख पा रहे हो। तो आप अपने स्ट्रेंथ को देखिए कि आपके लिए क्या सही है, उस हिसाब से आप ऑप्शनल चुनिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल काफी अच्छा ऑप्शनल है। मैंने इसकी तैयारी लगभग 6-7 महीने की थी एग्जाम के पहले, और मैंने इसमें बेसिक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी थी 6वीं से लेके 12वीं तक। मैंने पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों पढ़ी थी क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में दिया रहता है। इसके साथ ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन मैंने पढ़ी थी, और जो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी की किताब आती है सविंद्र सिंह सर की, और ह्यूमन ज्योग्राफी में खुल्लर की किताब आती है, वो मैंने पढ़ा था। इसके साथ मैंने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे। ऑप्शनल देखिए आपका काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आप समय से ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ऑप्शनल में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आप ऑप्शनल अच्छे से चुन लीजिए, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑप्शनल आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। मेरी जो रैंक 4 आई थी उसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूशन मेरे ऑप्शनल का था, क्योंकि मैं 315 नंबर आए थे ऑप्शनल में, और जीएस में लगभग सबके सेम नंबर आ जाते हैं, पर ऑप्शनल में जिसका अच्छा हो जाता है उसकी रैंक अच्छी आ जाती है। तो ऑप्शनल का चुनाव करना और सही से तैयारी करना बहुत जरूरी है। नमस्ते मैम, मेरा नाम सचिन माली है, मेरा बैकग्राउंड बीएससी है। आज इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं और में निकलना था, तो आप क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद अगर किसी कुछ है तो आप लिख के दे दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी मैं जवाब उसका आपको दिलवा दूँ। अच्छा, आपने बताया कि डेली न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, उसमें हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, तो हमें इसका डेली नोट्स बनाना चाहिए। एक बार फिर से बोलिए। न्यूज़ पेपर हम डेली पढ़ते हैं, उसमें कुछ नए नए टॉपिक आते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्या उसका डेली हमको नोट बनाना चाहिए? डेली क्या करना चाहिए? नोट्स बनाना चाहिए। ये मेरे सामने भी काफी बड़ी दुविधा थी कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। आप बैठ जाइए प्लीज। तो मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स 4-5 महीने बनाए, फिर मैंने देखा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि आप नोट्स कितना बनाओगे न्यूज़पेपर के, रोज आप पढ़ोगे। तो मैंने अलग अलग रजिस्टर्स बनाए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सब में मैं नोट्स बनाती थी, न्यूज़पेपर काट के भी चिपकाती थी, लिखती भी थी, पर वो बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं लगी मुझे।
फिर मैंने ये किया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, अंडरलाइन कर लेती थी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता था वो कहीं एक जगह लिख के रख लेती थी। वो मैगजीन में, आपका जो भी आप मैगजीन पढ़े उसमें वो आ ही जाएगा। और जैसा मैंने बताया था, हर दिन के क्वेश्चंस कर लेती थी। मेंस के 1-2 क्वेश्चंस आप लिख लो और एक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कर लो, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और फिर आप जब मॉक टेस्ट देते हो और मंथली मैगजीन रिवाइज करते हो तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रहती है। तो और यूपीएससी में ये भी है, मतलब ये आप हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में कोई 100%, मेरे 48% थे और मेरी 4th रैंक थी। तो यूपीएससी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको 100%, 90%, 80%, 75%। इसमें अगर आप 40-50% तक भी पेपर अच्छे से कर ले रहे हो तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो आप ये मत, क्योंकि असंभव है ह्यूमन ब्रेन के लिए कि आप सब याद रखो, कोई सब याद नहीं रख सकता है। आप एक बेसिक चीजें याद रख लीजिए और उससे आपका काम चल जाएगा। कुछ सवाल यहाँ आए हैं, मैं एक बार कवर कर दे रही हूँ। मैम, आप पहले प्रयास में कैसे एग्जाम को पास की तथा तैयारी कितने समय से कर रही थी? टेस्ट सीरीज की किसने लिखा है? एक बार बताइए अपना सवाल। पीटी देने के लगभग 2 महीने पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और मतलब क्योंकि मॉक एमसीक्यूज उतने टाइम पे ही आपको फायदा करेगा। बाकी हर दिन आप थोड़े बहुत एमसीक्यूज करते रहिए, उससे हेल्प मिलती है। प्रेशर तो झेलना पड़ेगा, सर्विस में आने के बाद भी झेलना पड़ेगा प्रेशर, तो आपको तैयार करता है एग्जाम। आपको बेसिकली देखना है कि आपको किस सोर्स को कितना टाइम देना है, मतलब नोट्स को कितना टाइम देना है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, अपने जीवन को आप सिंपल बनाओ। आप अपने नोट्स को, बुक्स को मिनिमाइज करो और उसी मिनिमम सोर्सेस को रिवाइज करो। सब कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे, वो इम्पॉसिबल है। इसके लिए आप देखिए, सब प्रेशर सबको होता है। इस एग्जाम के दौरान प्रेशर होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मैंने भी बीटेक के बाद जॉब नहीं ज्वाइन की, मुझे जॉब मिल रही थी प्राइवेट कंपनी में, बट मैंने खाली बैठ के तैयारी की। तो 1 साल आप कमा नहीं रहे हो, आप खाली बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो दिमाग में प्रेशर्स रहते हैं, तमाम तरह की अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या होगा नहीं होगा, जैसे वो पूछ रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आत्मविश्वास रखना। दूसरा, आपने एक चीज सोने के बारे में बोली, और ये मैं इंपॉर्टेंस यहाँ स्ट्रेस करूंगी। आपकी 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, तो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करके प्लीज पढ़ाई मत करिएगा, क्योंकि उससे फिर आपको याद भी नहीं रहेगा, और जो आप पढ़े हो वो भी आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट। डेली एक्सरसाइज या योगा अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छी बीच बीच में आप कुछ और किताबें भी पढ़ सकते हैं। मैं अपनी तैयारी के समय स्वामी विवेकानंद जी की काफ़ी किताबें पढ़ती थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ती थी। जैसे पूरा नहीं पढ़ा, 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, 1-2 पन्ने पढ़ लिए, कोई उपन्यास आपको अच्छा लगे तो बीच में आपका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से एंगेज रहता है। और मैं टीवी भी देखती थी, उस पर अब संसद टीवी हो गया, हमारे टाइम पे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी आता था और डीडी न्यूज़ आता था। तो ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज़ से कभी कभार जब आपको लग रहा है कि आपको रिवाइज करना है तो आप, बट बेसिकली प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर प्रेशर हावी हो जाएगा तो फिर आपकी सब चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी। तो ये कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना पढ़िए, बट अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम निखिल वर्मा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ, अभी 12th पास हुआ हूँ। मैम, हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या प्लान भी तैयार किया जाए, क्योंकि मैम आपने कहा कि बीटेक किया है आपने, तो बीटेक वालों के लिए आसान हो जाता है क्योंकि उनका प्लान भी सेफ रहता है। जैसा कि आपने कहा कि प्राइवेट आपको जॉब मिल रही थी, बट हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन बीए से करने जा रहे हैं, तो हमारे लोग के लिए प्लान भी कुछ नहीं बचता, क्योंकि ना अगर हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए, उसको ना भी हुआ सिलेक्शन, तो ना हम इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते, तो हम क्या करें? आपने क्या नाम बताया अपना? अभी तो आपने 12th पास किया है ना, लेकिन अभी आगे की क्यों सोच रहे हैं? मैं इसका बताती हूँ आपको। प्लान बी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और व्यवहारिक रूप में रखना भी चाहिए, और हम सबके पास प्लान बी होता है। जैसे जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उस हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूपीएससी टाइप का है। उसमें आपके यूपी पीसीएस में मैंने जब यूपीएससी दिया था, मुझे नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा, यूपी पीसीएस दिया था, राजस्थान पीसीएस दिया था, एमपी पीसीएस दिया था, 1 डे एग्जाम्स दिए थे, और आपका वो सीडीएस दिया था। तो आप हर एग्ज़ाम देते हो क्योंकि आप तैयारी कर रहे होते हो, और
क्योंकि वो सिमिलर नेचर के एग्जाम्स होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आप हर एग्जाम के लिए ठीक ठाक तैयारी कर लेते हो। साथ ही साथ आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जैसे बीए कर रहे हैं, तो उसके आगे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नेट जेआरएफ वगैरह के आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो आप वो ज़रूर देख लीजिए कि आपके ग्रेजुएशन के साथ आगे जो भी जॉब प्रोफाइल मैच करती है उसका भी आपका बेसिक एक आइडिया रहे। पर जब आप तैयारी कर रहे हो तब 100% यही सोच के करना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। मतलब वो प्लान बी सिर्फ एक सेफ ऑप्शन रह सकता है, पर अपने सामने ज़रूर ये कहीं लिख के रख लीजिए या मन में एकदम बिठा लीजिए कि मुझे यूपीएससी ही निकालना है। क्योंकि अगर आप प्लान बी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका मेन प्लान फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको मेन अपना 100% फोकस उसी पे देना है, और साइड बाय साइड आप और एग्जाम्स जो सिमिलर नेचर के हैं उसको भी आप दे सकते हैं। ये ऐसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निबंध में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट बना लीजिए। जैसे मैं कोई भी निबंध लिखने के पहले पीछे का जो रफ पेज होता था उसमें ड्राफ्ट बना लेती थी कि किन किन बिंदुओं पे मुझे लिखना है। उसमें मैं 10-12 बिंदु लिख लेती थी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पिरिचुअल। तो कोई भी टॉपिक आता है, मैंने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट पे लिखा था, जो अंतरराज्यीय पानी को लेकर डिस्प्यूट होते हैं। हर टॉपिक पे आप हर डायमेंशन टच करने की कोशिश करिए। आपका जो इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। कोई कोटेशन, जैसे पानी के ऊपर आया था तो मैंने अपने रहीम के दोहे से शुरू किया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो कोई ना कोई कोटेशन से आप शुरू या एंड कर सकते हैं। आपके हर पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हो तो कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए ये लिखा फिर उठा के कुछ भी और लिख दिया। मतलब एक पैराग्राफ जब आपका खत्म हो और दूसरा शुरू हो तो उसमें इंटरकनेक्टिविटी रहे, एक मतलब समझ आए, मतलब एक फ्लो की तरह रहे, अलग अलग डिसजॉइंटेड या अलग अलग ना दिखे। और ऐसे में भी यही है कि ऐसे के आपको 3-4 विकल्प देता है यूपीएससी। कुछ ऐसे थ्योरेटिकल टाइप के होंगे जिसमें फैक्ट ज्यादा लिखना होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। तो आप अगर आप एक्सप्रेशन में अच्छी हैं तो आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव टाइप के ऐसे लिखिए। अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, इस टाइप का ऐसे जिसमें आपका क्रिएटिव पावर चेक हो। अगर आप फैक्ट में अच्छी हैं तो आप फैक्ट वाले ऐसे लिखिए जिसमें आपके फैक्ट्स और एनालिसिस आ सके। तो डिपेंड करिए कि आपका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा अच्छा काम करता है, लॉजिकल पार्ट या क्रिएटिव पार्ट। उस आधार पर आप ऐसे का चुनाव करिए। और ऐसे में भी मैं वही कहूँगी प्रैक्टिस करिए, उससे काफी हेल्प मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं 2-3 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगी जो मैं हर बार कहती हूँ और आपको मोटिवेट करेंगी। शायद आप लोगों ने सुना भी हो, और मैं चाहूंगी अगर आपको पता है तो आप दोहराएं मेरे साथ कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।